अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल लेकॉनिक और आज हम अपने बिगनर सेशन की क्लास नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की क्लास में भी हम सिर्फ वो चीज़ें देखेंगे जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं एक्सेल के अंदर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंसर्ट, डिलीट, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट्स, फ्रीज स्पेस, स्प्लिट कॉलम्स, मर्ज। इनका यूज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अक्सर इनका यूज़ हम कर रहे होते हैं, इसलिए इनको बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इंसर्ट एंड डिलीट। इंसर्ट एंड डिलीट क्या करता है? इंसर्ट रॉज एंड कॉलम्स प्लस इंसर्ट स्पेसिफिक सेल्स। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास, जो क्लास नंबर 3 थी शॉर्ट कीज की, उसमें बताया था कि हम शॉर्ट की के जरिए किसी भी रॉ को ऐड और डिलीट कर सकते हैं और इसी तरह किसी भी कॉलम को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। ये आज हम देखेंगे कि किस तरह हम स्पेसिफिक कॉलम्स या स्पेसिफिक रॉज को इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा यहाँ डेटा सेट है। अगर मुझे यहाँ पे किसी भी जगह एक रॉ ऐड करनी है तो मैं शिफ्ट स्पेस दबा के जैसे ही कंट्रोल प्लस करूंगा तो आप देखें इसने यहाँ पे रॉ ऐड कर दी है। लेकिन मैं इस तरह नहीं चाह रहा। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे सेल्स ऐड करूं तो ये वाला डेटा सेट ना हिले, सिर्फ इतना हिस्सा जितना मैं चाहता हूँ इतना ऐड हो जाए और बाकी डाटा नीचे की तरफ चला जाए। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे सिलेक्शन के साथ। जैसे ही मैं इंसर्ट प्रेस करूंगा राइट क्लिक करने के बाद, तो यहाँ ये मुझे ऑप्शन देता है शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। अगर मैं एंटायर रो कर दूंगा तो ये वही करेगा जो अभी इससे पहले हमने शॉर्ट की के थ्रू किया था, कि ये एक रॉ ऐड कर देगा। देखें इसने यहाँ पे भी रॉ पूरी रॉ ऐड कर दी है, मतलब इस पूरे हिस्से को ऐड कर दिया है। लेकिन मुझे ये नहीं करना था। मैंने यहाँ पे दोबारा मैं इंसर्ट पे जाता हूँ राइट क्लिक करके, और अब की बार मैं ये सेकंड ऑप्शन शिफ्ट सेल्स डाउन, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके ओके करूंगा तो आप देखें जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें सिर्फ इतने हिस्से में एरिया ऐड करना था, ना कि पूरी रॉ ऐड करनी थी। तो ऐसा करने के लिए हमें सिलेक्शन के साथ राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाके शिफ्ट सेल्स डाउन करके अपना जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम ऐड करा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करके दोबारा उसी शेप में ले आता हूँ। अब इसी तरह अगर मुझे इतना हिस्सा डिलीट करना है, लेकिन डिलीट ऐसे करना है, अगर मैं कीबोर्ड से सिर्फ डिलीट प्रेस कर दूं तो आप देखें उसने डिलीट तो कर दिया लेकिन ये एरिया ब्लैंक कर दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि ये डिलीट हो पूरा एरिया और ये रिकॉर्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट प्रेस करूंगा। इंसर्ट के बिल्कुल नीचे डिलीट है, मैंने इसको प्रेस किया। अब देखें यहाँ पे दोबारा वही शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों पे क्लिक करूंगा तो जैसे ही मैं रॉ करूंगा तो ये पूरी रॉ डिलीट कर देगा, क्योंकि मुझे नहीं करना। अगर मैं सारे कॉलम, एंटायर कॉलम करूंगा तो ये पांचों कॉलम, 6 कॉलम, ये सब डिलीट हो जाएंगे। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ इस स्पेसिफिक हिस्से को डिलीट करना है और ऐसे डिलीट करना है कि ये सेल्स भी यहाँ से मूव हो जाएं और ये वाला डाटा जो इससे नीचे है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, शिफ्ट सेल्स अप। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके ओके करूंगा तो आप देखिएगा कि वो एरिया डिलीट हो गया और नीचे वाली रो या नीचे वाला एरिया ऊपर की तरफ मूव हो गया बाकी तमाम रिकॉर्ड्स के साथ। तो ये हम इंसर्ट और डिलीट इस तरह करते हैं। और इंसर्ट रॉज एंड कॉलम्स के लिए मैंने पिछली क्लास में शॉर्ट कीज में भी बताया था कि उसके लिए आप शॉर्ट कीज भी यूज कर सकते हैं, और अगर वैसे रॉ ऐड करनी है तो आप यहाँ से जस्ट सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस भी दबा सकते हैं और राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह रॉ इंसर्ट हो जाती है। इसी तरह यहाँ कॉलम पे आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं तो कॉलम ऐड हो जाता है। तो ये तरीका था। और अगर स्पेसिफिक सेल्स करने हैं तो उसका अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह हम स्पेसिफिक सेल्स डाटा में ऐड कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है इसी में हमारे पास फ्लैश फिल। और फ्लैश फिल क्या करता है, ये भी बहुत अच्छी यूटिलिटी है एक्सेल के अंदर। आप अगर यहाँ इसकी डेफिनेशन पढ़ें, कंसीडर द लास्ट टास्क एंड फिल द इन द सेम मैनर बाय यूजिंग सेंसेस ऑफ पैटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दो एग्जाम्पल दी हुई हैं। तो पहले एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास एम्प्लॉय कोड है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब 10001 डैश आसिफ, मतलब यहाँ कोड भी है और डैश नाम भी है। इसी तरह इन तमाम रिकॉर्ड्स में ये डाटा जहां से भी मेरे पास आया है वहां से सब ने सारे रिकॉर्ड्स पे इसी तरह से है कि पहले एम्प्लॉय कोड है फिर डैश के साथ नाम है।
तो अगले कॉलम में मुझे इसमें से नाम निकाल के लाना है। तो इसमें फॉर्मुलेशन के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन एक्सेल ने इसे बहुत इजी कर दिया है। इसके बड़ा आसान तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को आपने ब्लैंक रखना है और यहाँ पे जैसे ही मैं पहले रिकॉर्ड के आगे आसिफ प्रेस करूंगा, जो कि इधर नाम है, आप अगर इस वाले सेल में देखें डैश के बाद आसिफ लिखा है, जैसे ही मैं एंटर करूंगा अगले सेल पे आते ही मैंने कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। तो आप देखें इसने क्या किया, इसने सेंसेस ऑफ पैटर्न देखा कि इसने डैश के बाद आसिफ ढूंढा। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया तो उसने वही कंसीडर किया कि लास्ट टास्क में डैश के बाद जो भी चीज थी उसने उठा के यहाँ पे शो कर दी, और इसी तरह सब में यही काम किया इसने। तो ये एक तरीका है कि आप कंट्रोल ई करके फ्लैश फिल करके इजीली, अगर दो रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना है किसी भी, अगर वो किसी कैरेक्टर के साथ हैं या वो किसी सिंबल के साथ हैं, तो इजीली आप उसे रिकॉर्ड को शिफ्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इससे आगे चलते हैं। आप देखें एग्जाम्पल 2 में हमारे पास सिटी कोड है और एक्चुअल सिटी कोड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिटी कोड है KHI कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, और उसके बाद कॉमा के साथ 0001, 0002, 0003 इस तरह से नंबर्स हैं। लेकिन मुझे इसमें से सिर्फ सिटी कोड चाहिए जो मैंने टैग्स में रखा हुआ है, जैसे KHI, LHR, इस्लामाबाद। तो यहाँ पे भी यही करना है। यहाँ पे आपने इन सेल्स को ब्लैंक छोड़ देना है और पहले सेल में जैसे ही आप कराची लिखेंगे और दूसरे सेल पे आके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, तो आप देखें इसने सेम वही काम किया सेंसेस ऑफ पैटर्न यूज करते हुए। सबसे पहले ये कराची लेके आया, फिर उसने देखा कॉमा से पहले जितने रिकॉर्ड थे लाहौर वो ले आया, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर। तो ये हमारा तरीका है जिससे हम फ्लैश फिल करके इजीली फौरी तौर पे अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्लैश फिल था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट से आता है डुप्लीकेट वैल्यूज को रिकॉर्ड्स डेटा में से, सिलेक्शन में से रिमूव कर देता है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे पेश की है, आप देख सकते हैं। ये एक डाटा सेट है, इसमें मैं यहाँ क्लिक करके अपने कीबोर्ड से जैसे ही ऑल्टर AM प्रेस करूंगा तो आप देखें इसने रिमूव डुप्लीकेट्स की विंडो खोल दी है। रिमूव डुप्लीकेट्स में ये दो ऑप्शन देता है, या तो सेलेक्ट ऑल, मतलब ये इस वक्त सारी हेडिंग सेलेक्ट हैं, ये जो हमारी ऊपर हेडिंग्स हैं ये सब इसने यहाँ सेलेक्ट की हुई है। अगर मैं इस वक्त ओके कर दूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 6 का जो कॉम्बिनेशन इसे मिलेगा, इन 6 हेडिंग्स का, उसको ये डिलीट करता जाएगा नीचे डेटा में। और अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो मुझे यहाँ से अनसेलेक्ट ऑल करना होगा दूसरे ऑप्शन पे जाके। अब बिलफर्ज मुझे एम्प्लॉय कोड में से जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उन्हें रिमूव करना है। मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जब मैं ओके करूंगा तो ये रिमूव डुप्लीकेट कर देगा। लेकिन उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि जब रिमूव डुप्लीकेट करेगा तो जो पहला, किसी भी रिकॉर्ड का जो पहला सेल है, पहली रो है, उसको ये छोड़ के नीचे जितने रोज होंगी उन्हें डिलीट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 41022 यहां से शुरू हो रहा है थर्ड रिकॉर्ड से, तो इसको ये छोड़ देगा, मतलब इसको डिलीट नहीं करेगा, इससे नीचे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें डिलीट कर देगा। इसी तरह 41021 का ये वाला रिकॉर्ड रहने देगा, बाकी नीचे के सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। तो अब मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ तो आप देखिएगा जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो इसने मुझे बताया कि 22 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, 4 यूनिक वैल्यूज रिमेन सेम। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप यहाँ देखें कि इसने 4 रिकॉर्ड्स जो इसे मिले, जो रिमूव 4 रिकॉर्ड्स जो इसे मिले जो डुप्लीकेट थे, इनके बाकी सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दी और पहली रो सबकी यहाँ पे हमें इसने प्रेजेंट कर दी डेटा में। तो इस तरह हम किसी भी वक्त डेटा में से रिमूव डुप्लीकेट करके अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारे पास फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स में हम देखते हैं फ्रीज द सेल्स। ये बेसिकली क्या करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डेटा सेट है, हम इसमें अगर नीचे की तरफ आए, फॉर एग्जांपल मैं डाउन एरो की से नीचे आता हूं तो आप देखें शीट, अब मुझे इस रिकॉर्ड पे आके अपनी हेडिंग्स नजर नहीं आ रही। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस जब नीचे आऊं और हेडिंग्स मुझे मुसलसल नजर आती रहें, तो उस सूरत में मैं यहाँ पे क्लिक करके जैसी हेडिंग के नीचे जो सेल है, यहाँ पे मैं व्यू में जाके
जैसे ही फ्रीज पेन्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखें फ्रीज पेन्स का यहाँ ऑप्शन है, इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब ये फ्रीज हो चुकी हैं। अब मैं जब नीचे एकदम मूव करूंगा, मैं अपने माउस के स्क्रॉलर से मूव कर रहा हूँ, जैसे ही मैं नीचे आ रहा हूँ आप देखें हेडिंग अपनी जगह है और डाटा नीचे मूव होता जा रहा है। तो इस तरह हम फ्रीज पेन कर सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं यहाँ राइट साइड पे जाऊंगा तो आप देखें ये डाटा इस तरह मूव होता जा रहा है। जहां से आप इसको इंस्ट्रक्शन देंगे ये वहां से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रीज कर देता है लाइंस को, रिकॉर्ड्स को। तो ये तरीका है। इसके अलावा इसी को अनफ्रीज करना है, फौरन आप व्यू में ही जाके फ्रीज पेन्स में जाके इसको अनफ्रीज कर सकते हैं। ये रहा अनफ्रीज का ऑप्शन, यहाँ से अनफ्रीज कर दें। अच्छा, जैसे अगर मैं चाहता हूँ ये दो एरिया जो है मेरे, जो ऊपर की हेडिंग है सबसे क्लास की, उस ये दो रोज हमारी फ्रीज रहे, बाकी सब अनफ्रीज हो जाए, तो मैं इसको यहाँ पे रह के थर्ड रो पे आके पहले सेल पे A3 पे आके मैंने यहाँ से फ्रीज पे आके फ्रीज पेंस कर दिया। अब जब मैं नीचे इधर मूव करूंगा तो आप देखें ये दो रोज मेरी फ्रीज हैं, बाकी डाटा नीचे इधर मूव करता जा रहा है। तो इस तरह हम फ्रीज का इस्तेमाल करते हैं और ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है, क्योंकि हमें अक्सर जब हम कुछ ऐसे डाटा पे काम कर रहे होते हैं जिसमें हेडिंग ज्यादा होती हैं और हम नीचे इधर आते हैं, बल्क डाटा होता है, तो हम ऊपर हमें ये नहीं पता होता हम इस वक्त कौन से हेडिंग के नीचे काम कर रहे हैं। तो उस सूरत में फ्रीज पेन्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ज़रूरी है यूज़ करना, ताकि आपको इजीली पता हो जब भी आप किसी भी रिकॉर्ड पे काम कर रहे हैं कि ऊपर मैं इस वक्त किस हेडिंग पे हूँ और क्या काम करना है मुझे यहाँ पे। तो इस तरह फ्रीज पेन्स का इस्तेमाल होता है। इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्प्लिट कॉलम्स। स्प्लिट कॉलम्स क्या करता है, टू यूज द शीट्स इन ईदर कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि यहाँ पे एक डाटा सेट मौजूद है, इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और शायद मैंने तो इसे कभी भी यूज़ नहीं किया, लेकिन एक पार्ट है एक्सेल में तो ये बताना ज़रूरी है कि स्प्लिट कॉलम बेसिकली क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये डाटा सेट है और मैं इस डाटा के अंदर इसको स्प्लिट फॉर्म में देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ व्यू के अंदर, व्यू में जैसे आप आएंगे यहाँ स्प्लिट का ऑप्शन मौजूद है। इस जैसे स्प्लिट पे क्लिक करूंगा तो अब देखें इसने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब मैं इसमें यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ और यहाँ पे भी, मतलब अगर मैं यहाँ से मूव करूंगा तो ये सब मूव करेगा और यहाँ से मूव करूंगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो बहुत से लोग इसे यूज करते होंगे, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया इसको क्यों यूज किया जाता है, लेकिन एक पार्ट है, आप इसको भी यूज करके देख सकते हैं। इसके थ्रू भी शायद इसलिए यूज करते हैं लोग के बिलफर्ज। अगर मैं यहाँ पे एक सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो जैसे ही मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो माइट बी के लोग ऊपर कहीं काम कर रहे हैं और यहाँ पे प्राइस जैसे अगर चेंज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं 102 की या 71 कर देता हूँ, तो टोटल पे इम्पैक्ट देखने के लिए हो सकता है ये यूज होता हो। अदरवाइज मुझे आज तक इसका समझ नहीं आया कि ये क्यों यूज होता है एक्सेल में, लेकिन ठीक है उन्होंने एक पार्ट दिया है, यकीनन इसकी कोई ज़रूरत होगी उसको देखते हुए इसको इसका पार्ट बनाया है। तो अभी के लिए बस बताना ये है कि स्प्लिट के थ्रू आप शीट को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब आप काम करेंगे और सेव करेंगे और इसे स्प्लिट से हटाएंगे तो वो डाटा सेव उसी हालत में होगा जो आपने काम चाहे इधर रहते हुए किया है, चाहे नीचे किया है, चाहे यहाँ किया है, कहीं भी आपने काम किया है वो सेव उस पूरे पेज पे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम स्प्लिट से चेक हटा देते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है मर्ज। मर्ज क्या करता है, इट मर्जेस द सेल्स एंड मेक इट वन। बेसिकली ये सेल्स को मर्ज कर देता है, लेकिन मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ये चीज़ नहीं यूज करनी चाहिए डाटा में, इससे डाटा खराब भी होता है अक्सर। और अगर आपने अपना डाटा रेडी करने के बाद किसी को भेजा है और वो उस पर कुछ काम करेगा तो उसे यकीनन इसको यूज करते हुए प्रॉब्लम होगी। मर्ज बेसिकली क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ, मैंने यहाँ एक नाम लिखा आसिफ और मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे मर्ज हो जाए, तो मैं जैसे ही मर्ज पे क्लिक करूंगा तो ये देखें इसने दोनों सेल्स को मर्ज कर दिया है। अब लेकिन इसकी जो आइडेंटिटी बनेगी वो पहला सेल बनेगी, मतलब अगर मैं इस वक्त A14 पे हूँ, A14 आप देखें जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आप यहाँ पे नेम बॉक्स में देख सकते हैं ये A14 दिखा रहा है, जबकि इसके साथ मर्जिंग में B14 भी है, लेकिन ये B14 रीड नहीं कर रहा, ये इसको A14 ही रीड करेगा। और चाहे मैं इसके बाद जितने भी सेल्स
सेलेक्ट करके मर्ज कर दूं, ये फर्स्ट सेल को, जिस सेल से मैंने मर्जिंग की है, जो भी फर्स्ट सेल होगा उसको मर्ज कंसीडर करेगा। तो ये चीज बताना भी जरूरी है कि आप अक्सर फॉर्मूला लगा रहे होते हैं और मर्ज सेल को आप यूज कर रहे हैं, तो मर्ज सेल में बस ये याद रखिएगा कि ये हमेशा पहला सेल रीड करके लाएगा, उसी को यूज करेगा, B14 को रीड नहीं करेगा। तो ये चीज बताना जरूरी थी। अच्छा, अगर मर्जिंग करना जरूरी भी है तो उसका आसान तरीका ये है, जैसे कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि मैंने इसको सेंटर अलाइन किया हुआ है, लेकिन ये मर्जिंग नहीं है, ये हर सेल अलग है। मैं जहां जहां क्लिक कर रहा हूँ ये सब सेल्स हैं। तो इसको करने का तरीका एक और हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ दोबारा आसिफ लिखता हूँ और मैं चाहता हूं कि इन दोनों सेल्स के बीच में ये सेंटर अलाइन हो जाए। तो बजाय मैं मर्ज करने के, मैं Ctrl+1 करके यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स की विंडो में जाता हूँ और यहाँ अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अलाइनमेंट में जाके मैं हॉरिजॉन्टल में रहते हुए इसको सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन पे क्लिक करके और वर्टिकल में सेंटर करके रैप टेक्स्ट करके ओके करूंगा जैसे ही, तो आप ये देखें इसने ये काम यहाँ भी कर दिया। लेकिन ये इस वक्त मर्ज नहीं है, ये दोनों सेल्स अलग हैं, लेकिन ये शो ऐसा हो रहा है जैसे ये मर्जिंग हुई हुई है और ये सेंटर में आ गया है। तो समटाइम लोग हेडिंग के लिए ये काम कर रहे होते हैं, हेडिंग्स बनाने के लिए मर्जिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका दूसरा ऑल्टरनेट यूज करना चाहिए, जैसा अभी आपको मैंने यूज करके दिखाया। बजाय मर्जिंग करने के उस तरह आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं किसी भी हेडिंग को। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इन क्लासेस को आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें जो मैंने अब तक बताई हैं, और आगे आने वाली क्लासेस में हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे। लेकिन जो अभी बिगनर सेशन में मैं पढ़ा रहा हूँ इसे अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपकी बेसिक क्लियर होगी तो आगे भी आपको अच्छे से अच्छा समझ आएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, अपने रिलेटिव से शेयर करें, या जो एक्सेल को इनिशियल स्टार्ट से सीखना चाहते हैं तो उनको भी रिकमेंड करें कि वो हमारे चैनल पे आएँ और हमारी वीडियोस को देखें। अल्लाह हाफ़िज़।